नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी ढाबा रेस्टोरेंट मालिकों के प्रतिष्ठानों के बाहर नेम प्लेट, फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को प्रमुखता से दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। सीएम के निर्देशों को पालन कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस तत्पर है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता है कि कावड़ यात्रियों में विभिन्न प्रदेशों से आ रहे कावड़ियों को शुद्ध खाद्य पदार्थ देना है, जिसके लिए इस बार कावड़ यात्रा के रास्तों पर पड़ रहे रेस्टोरेंट और ढाबों को लाइसेंस, दुकान मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा, जिससे श्रद्धालुओं को शुद्ध भोजन मिल सके और यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग को इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स भी उपलब्ध की जाएगी। कावड़ यात्रा जो सावन मास में 11 तारीख से शुरू हो रही है, एक अच्छे ढंग से हो, सुरक्षित ढंग से हो और जो भी कावड़ यात्री यहाँ पे आए वो जल लेके सकुशल अपने अपने शिवालयों पे लौटें। और आप जानते हैं कि हरिद्वार में विभिन्न राज्यों से कावड़ यात्री आते हैं कावड़ लेने के लिए। तो उनमें एक पिछले दिनों में ऐसा देखा गया है कि कभी भी वो ढाबे और जो जहाँ पर इनको खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं, प्रॉपरली जो इनके ओनर्स हैं उनका प्रॉपर लाइसेंस जो है उसको ये फूड डिपार्टमेंट के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो उसको प्रदर्शित करे। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं धामी सरकार का सख्त फरमान। कावड़ यात्रियों को लेकर धामी सरकार का फरमान। कावड़ रूट पर दुकानदारों को दिखाना होगा आईडी। कावड़ रूट पर हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र को दुकान में प्रदर्शित करना होगा। छोटे व्यापारियों और ठेले फल वालों को भी फोटो पहचान पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना जरूरी होगा। सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई होगी। बता दें, सरकार के निर्देशों का पालन न करने वालों दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्देशों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। सरकार के निर्देशों का पालन न करने वाले दुकानदारों पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कावड़ रूट पर बने होटल, ढाबों पर लाइसेंस और नेम प्लेट लगाने के लिए उत्तराखंड सरकार के फैसले का साधु संत स्वागत कर रहे हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि कावड़ मेले में करोड़ों सनातनी श्रद्धालु आस्था लेकर हरिद्वार आते हैं। ऐसे में उन्हें अशुद्ध भोजन या उसमें आपत्तिजनक सामान मिलाकर दिया जाना घृणित है। सरकार के निर्णय में से पारदर्शिता आएगी और शिव भक्त कावड़ियों को शुद्ध भोजन मिल सकेगा। सरकार के इस निर्णय के लिए महंत रविंद्रपुरी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। हमारे सनातन धर्म के सबसे बड़े जो हमारे रक्षक इस समय हमारे पुष्कर सिंह धामी जी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको हम अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की ओर से उनको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जो इनका निर्णय है वो हमारे सनातन जो हमारे जितने सनातनी है, जितने हम हिंदू है, उनके लिए बहुत अच्छा है होगा। ये जो नेम प्लेट की बात है, आपने देखा होगा इससे पूर्व में क्या हुआ था। जितने भी हम हिंदू है, हमारे जूस में थूक मिलाई जाती थी, हमारे खाने में पेशाब मिलाया जाता है। इसकी रोकथाम वो है क्योंकि जो हमारे विधर्मी लोग है वो हमारे सनातन धर्म को खंडित करना चाहते हैं। इसीलिए हमारा सनातन धर्म खंडित न हो, इसीलिए जो है ये निर्णय लिया गया। इसकी हम जो है प्रशंसा करते हैं। जिसको लेकर सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कावड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को अपने नाम दुकान के बाहर लिखने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकार के इस निर्णय का जहां कई लोग स्वागत कर रहे हैं, तो विपक्ष से सरकार का फैसला बता रही है। इसी बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने सरकार के इस फैसले को लेकर कहा कि मैं गणेश जोशी हूँ, गणेश खान
क्यों लिखूं? मंत्री गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कटाक्ष करते हुए उन्हें उनके विभाग में हो रहे भ्रष्टाचारों को लेकर भी सवाल किए। देखिए, यही तो हो रहा है यहाँ प्रदेश के अंदर कि मुखिया कोई नीतिगत निर्णय लेते हैं और नीचे वाले सब रायता फैला देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक नीतिगत फैसला लिया है, उनकी सरकार है तो उनको पूरा अधिकार भी है नीतिगत फैसला लेने का। ऐसे में उस फैसले का कितना अनुपालन प्रशासनिक अधिकारी करवा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन गणेश जोशी के बयान से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बयान झलक रहा है, नफरत का बयान। श्रीनगर और जोशीमठ में हाल ही में हुए 2 अलग-अलग विवादों के बाद पुलिस ने धारदार हथियारों पर शिकंजा कसने का फैसला किया। खास तौर पर सिख समुदाय की परंपराओं से जुड़े तलवार, भाले और कृपाण जैसे हथियारों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। अब इन हथियारों को बिना धार के ही राज्य की सीमाओं में लाया जा सकेगा। आईजी गढ़वाल का कहना है कि हर साल हजारों के श्रद्धालु हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए उत्तराखंड आते हैं। उनके लिए शास्त्र न केवल परंपरा बल्कि आस्था और पहचान का प्रतीक है। लेकिन बढ़ती श्रद्धालु संख्या के साथ सुरक्षा जोखिम भी बढ़ रहे हैं। इसलिए पुलिस ने साफ किया है कि केवल प्रतीकात्मक और बिना धारदार वाले हथियार ही यात्रा में ले जाए जा सकते हैं। रेंज के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए, पिछले 1-2 ऐसी अप्रिय घटना हुई हैं जिसमें कि जो हेमकुंड श्री हेमकुंड की यात्रा करने वाले जो तीर्थ यात्री थे उनके साथ में हमारे लोकल लोगों के बीच में एक हल्की झड़प हुई थी। इसका हमने तत्कालिक पूरा संज्ञान लिया और इसमें हमने उचित धाराओं में मुकदमा करके जो भी दोषी थे उनको जेल भेज दिया गया है। प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है, जहां अभी तक 47 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। पर्यटन मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक कुल 37 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि 4 धाम की यात्रा सुचारू तरह से चल रही है। हालांकि प्रदेश में मानसून भी सक्रिय है। ऐसे में संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि यात्रा मार्गों पर तीर्थ यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। चारधाम यात्रा हमारी चल रही है। हमने सभी यात्रियों से आग्रह किया है कि जो वेदर फोरकास्ट की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें। और मुझे ये प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रकार इस 4 धाम यात्रा एवं हेमकुंड साहब के अंदर करीब 47,664 श्रद्धालुओं ने अब तक अपना पंजीकरण कराया है, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसी प्रकार से सभी तीर्थ स्थलों में अब तक कुल 37,38,499 श्रद्धालु दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। जसपुर में अमन मोहर्रम को लेकर अमन कमेटी की बैठक हुई। बता दें, इसके मद्देनजर अमन कमेटी की बैठक की गई, जिसमें पुलिस क्षेत्राधिकारी काशीपुर, उप जिलाधिकारी जसपुर के साथ विद्युत विभाग, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका भी मौजूद रहा। वहीं प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण बनाने के लिए क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ साथ वार्ड मेंबर, नगर पालिका चेयरमैन के साथ चर्चा की। वहीं क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक सिंह ने बताया कि आगामी मोहर्रम के त्योहार के मद्देनजर क्षेत्र के लोगों के साथ एक बैठक की गई है और सभी से अपील की गई है कि शांतिपूर्वक त्योहार को मनाएं और मोहर्रम में निकालने वाले ताजिए की ऊंचाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो भी शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। बता दें, सितारगंज के विकास खंड कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जहां बड़ी संख्या में प्रत्याशी और उनके समर्थक पहुंचे। नामांकन को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह है, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाएं लड़खड़ाती नजर आईं। नामांकन पर्चे खरीदने और जमा करने पहुंचे जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक भीषण गर्मी और धूप में घंटों
खड़े रहने को मजबूर दिखे। टेंट और पानी जैसी मूलभूत व्यवस्थाएं समय रहते नहीं की गई, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम रविंद्र कुमार जुबाठा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अब तक 1724 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है और कई पर्चे दाखिल भी किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधारें और टेंट और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। एसडीएम ने ये भी जानकारी दी कि आचार संहिता लागू होने के बाद क्षेत्र में एक धारा 163 बीएनएसएस भी लागू कर दी गई है और पुलिस को चुनाव आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि नामांकन प्रक्रिया जारी है, लेकिन प्रत्याशी और आमजन की सुविधाओं को लेकर प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। अभी तक जो है लगभग 1724 जो नामांकन पत्र हैं ये विकासखंड में बेचे जा चुके हैं और ये कार्रवाई अभी गतिमान है। अभी कल भी होगा, तो अभी तो उसका फाइनल जो हमारा नामांकन पत्रों की बिक्री का जो लेखा है ये परसों तक हमारे पास क्लियर हो पाएगा। व्यवस्था तो है, लेकिन कुछ ये कमियां निकल के आई हैं। उसके क्रम में मैंने वीडियो साहब को निर्देशित कर दिया है और बहुत जल्द ही अभी 1 घंटे के अंदर वो भी सारी व्यवस्थाएं जो है सुचारू कर दी जाएंगी। भीड़ ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन मैंने निर्देशित कर दिया है उसको। अच्छा जी, हमारे ब्लॉक में जो है 163 बीएनएसएस को जो है लागू कर दिया गया है और पुलिस को भी निर्देशित कर दिया गया है कि इसका सुनिश्चित करने का अनुपालन पूर्ण रूप से हो। विधायक शिव अरोरा बंगाली समाज के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं। रुद्रपुर के विधायक समाज के बच्चों के लिए मতুआ संप्रदाय के हरिचांद गुरुचांद छात्रवृत्ति योजना को अब औपचारिक मंजूरी मिल गई है, जिससे सैकड़ों छात्रों को शिक्षा में आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर रुद्रपुर के उन क्षेत्रों में जहां बंगाली बाहुल्य आबादी निवास करती है, वहां बंगाली भाषा पाठ्यक्रम शुरू कराने के लिए भी पहल तेज कर दी गई है। इस दिशा में विधायक शिव अरोरा ने संबंधित शिक्षा सचिव को पत्र भेजकर मांग की है कि स्थानीय विद्यालयों में बंगाली भाषा को वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाए। बंगाली समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। बंग भवन निर्माण के लिए विधायक शिव अरोरा ने लगभग 78 लाख रुपए की धनराशि अपने विधायक निधि से स्वीकृति कराई है। ये भवन समाज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों, बैठकों व आयोजनों के लिए एक सशक्त केंद्र बनेगा। आज जो बंगाली समाज इस क्षेत्र के विकास में जो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है, एक बंगाली समाज की बहुत पुरानी मांग श्री हरिचांद गुरुचांद स्मृति कोष, जिसके माध्यम से बंगाली समाज के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जा सके, उसकी मांग चल रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम सब लोगों ने प्रस्ताव दिया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस प्रस्ताव को देखते हुए उसकी नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया और 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर वह नोटिफाई हो जाएगा और उसके माध्यम से बंगाली समाज के उन मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए जहां से छात्रवृत्ति प्राप्त होनी शुरू होगी, तो निश्चित रूप से वह अपने उज्जवल भविष्य के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा, जो कई बार निर्धनता के कारण से वो उच्च शिक्षा में नहीं जा पाते थे, उन्हें बहुत सहयोग मिलेगा। जिला पंचायत पौड़ी में एक बार फिर से अजब गजब कारनामा देखने को मिला। बता दें, इस बार जिले के विभिन्न विकास खंडों में सफाई के नाम पर एक उपनल सफाई कर्मचारी की पत्नी के खाते में 75 लाख की धनराशि जमा करा दी गई। मामला जनवरी 2023 का है। जिला पंचायत के मुताबिक जनपद के सभी 15 विकास खंडों में साफ सफाई के नाम पर एक गोपनीय तरीके से सफाई का टेंडर निकाला गया। इसमें एक अधिकारी ने जिला पंचायत में उपनल सफाई कर्मचारी की धर्म पत्नी की नौकरी लगाए जाने के नाम पर उसका बैंक खाते की डिटेल ले ली और कुछ ही दिनों में सफाई का टेंडर उसके नाम कर दिया और आवंटित टेंडर से 75 लाख का भुगतान भी कर दिया गया, जबकि टेंडर नियमों के विरुद्ध किया गया। टेंडर में सफाई कर्मचारी की पत्नी के साथ ही उसके भाई और पिता के नाम से भी टेंडर भरे गए, जो रक्त कानून का भी उल्लंघन के दायरे में आता है। इस पूरे मामले का खुलासा आईटीआई कार्यकर्ता करण रावत ने किया, जिन्होंने आईटीआई के माध्यम से पूरी जानकारी ली। डीएम स्वाति भदौरिया ने कहा कि इस प्रकरण में पत्रावलियों की जांच और सारे घटनाक्रम की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद ही आगे की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ऐसा था, मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिला पंचायत पे, ये ऑडिट रिपोर्ट के संबंध में। तो उस ऑडिट रिपोर्ट से पता चला कि 75 लाख का भुगतान हुआ है और वो भुगतान इस तरीके से हुआ है कि एक सफाई कर्मचारी है उपनल से जिला पंचायत में, उनकी धर्मपत्नी है नीलम, उनके नाम पे इन्होंने मस्ट्रॉल करे हैं और मस्ट्रॉल में मतलब 3 आवेदक मांगे जाते हैं। तीनों के तीनों वो एक ही परिवार के हैं, मतलब वो
किशोर की जो धर्मपत्नी है उनके नाम पे उनको नौकरी दिलाने के नाम पे इन्होंने उससे दस्तावेज लिए थे, और दस्तावेज लेने के बाद इनके द्वारा उससे बाद में बताया गया कि एक टेंडर हुआ है, ब्लैंक चेक लिए गए, 4 ब्लैंक चेक लिए गए, 3 चेकों से अन्य खातों। शासन के निर्देशों के क्रम में राज्य में राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है। देहरादून में भी इस अभियान के तहत राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है, जिसके संबंध में बताते हुए जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून के अग्रवाल ने बताया कि जिले में 3,87,000 राशन कार्ड हैं, जिनमें से 75,000 राशन कार्डों का सत्यापन अब तक हुआ है। इनमें भी करीब 3,000 राशन कार्ड सत्यापन के दौरान अपात्र पाए गए हैं, जिनको इस आधार पर निरस्त भी किया जा चुका है। बरसाती सीजन के साथ साथ अब डेंगू का खतरा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से अस्पताल में डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा एहतियात बरतते जा रहे हैं। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि डेंगू से निपटने के लिए नगर निगम लगातार फॉगिंग और स्प्रे अभियान चला रहा है। साथ ही देहरादून शहर के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों को फॉगिंग मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। गौरतलब है कि निगम की ओर से तैयारियां पूरी हैं। हालांकि धरातल पर कामयाब साबित होगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। प्रदेश में मानसून सीजन की शुरुआत हो चुकी है और सीजन के शुरुआती दौर में ही प्रदेश के कई क्षेत्रों से भूस्खलन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। मानसून में राज्य की 128 सड़कें भूस्खलन के कारण बंद हैं, जिन्हें पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा खोला जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर विजय कुमार ने जानकारी दी और बताया कि लैंडस्लाइड की समस्या से निपटने के लिए पिछले वर्षों का डेटा उठाकर 1104 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें कि अमूमन भूस्खलन देखने को मिलता है, जिनमें ही विभाग द्वारा जेसीबी और पोकलैंड मशीनों की तैनाती की गई है। साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारी के अनुसार मानसून सीजन राज्य के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग पूरी तत्परता के साथ इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। देवभूमि उत्तराखंड में अब मानसून की दस्तक के बाद बाढ़ से बचाव के लिए सरकार अपनी तैयारियों में जुट गई है, जिसे लेकर उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने राजधानी देहरादून के लोक निर्माण निदेशालय के लिए समीक्षा बैठक की। इसी बीच सतपाल महाराज ने कहा कि मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसमें संबंधित नोडल खंड के अधिशासी अभियंता को बाढ़ नियंत्रण कक्ष का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुल 113 बाढ़ चौकियां हैं, जिनमें प्रशासन का भी सहयोग लिया गया है और 304 बाढ़ संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया है। मॉनसून की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद में नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है और इसमें संबंधित खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण कक्ष के प्रभारी बनाए गए हैं। इसमें हमारे पास राज्य में कुल 113 संख्या बाढ़ चौकियों और इसमें हमने जो है प्रशासन का भी पूरा सहयोग लिया है और इसके साथ साथ मानसून के जो बाढ़ और जल भराव की जो होती है स्थिति बनती है, उसमें 304 संवेदनशील स्थलों का चिन्हीकरण हमने कर लिया है। उत्तराखंड की केदारनाथ यात्रा को कुछ समय के लिए रोका गया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग क्षेत्र के अंतर्गत मुनकटिया स्लाइडिंग जोन में मलबा पत्थर आने से मार्ग बाधित हुआ है। इसके चलते फिलहाल केदारनाथ धाम यात्रा अस्थायी तौर पर रोकी गई है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक मार्ग से चालू होने पर यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोनप्रयाग क्षेत्र के तहत स्लाइडिंग जोन के पास देर रात लैंडस्लाइड होने के कारण मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया।
इस कारण लगभग 40 से 50 श्रद्धालु लैंडस्लाइड जोन में फंस गए हैं। लैंडस्लाइड की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ ने रेस्क्यू शुरू किया और यात्रियों को निकालने का काम भी अभी तक जारी है। इसके अलावा स्लाइडिंग जोन क्षेत्र में गौरीकुंड से वापस आने वाले कुछ यात्री फंस गए थे, जिनको एसडीआरएफ टीम की ओर से रेस्क्यू कर सुरक्षित सोनप्रयाग लाया गया है। यहां पर मार्ग खोले जाने की कार्यवाही चल रही है। मार्ग के पूर्ण रूप से सुचारू होने पर यात्रा प्रारंभ होगी। रुड़की में पुलिस के द्वारा एटीएम मशीन से रकम निकालने वाले ठग को दबोच लिया गया। दरअसल ये एटीएम मशीन से रकम निकालने वाली जगह पर एक धातु की प्लेट लगाकर ठगी करने वाले 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 10,000 रुपए की नकदी और 2 एटीएम में लगाने वाली धातु की प्लेट बरामद की है। आपको बता दें कि 1 जुलाई को एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि अज्ञात लोगों के द्वारा गुरुकुल नारसन में उसके साथ 10,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा एटीएम मशीन का सीसीटीवी कैमरा चेक किया गया, जिसमें एक ठग एटीएम मशीन में एक धातु की प्लेट लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद पुलिस ने सावेज और गुलफाम को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये ठग एटीएम मशीन में रकम निकालने वाली जगह पर एक धातु की प्लेट लगा देते थे। जब कोई ग्राहक एटीएम से रकम निकालने आता था और रकम नहीं निकलती थी तो ग्राहक तकनीकी खराबी समझकर वापस चला जाता था, जिसके बाद ये दोनों ठग एटीएम मशीन से प्लेट को हटाकर रकम निकाल लिया करते थे। दिनेशपुर में अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें, दिनेशपुर मटकोटा मार्ग के मध्य नेतानगर के ढिमरी सेतु में अज्ञात शव देखने पर क्षेत्र में माहौल सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को निकालने के लिए ढिमरी सेतु का पानी रोककर दूसरी तरफ घुमाया। पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। बता दें कि दिनेशपुर के नेतानगर स्थित नहर में स्थानीय लोगों द्वारा शव देखे जाने की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर एसआई मनोज कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पानी कम होने के बाद शव को बाहर निकालकर पहचान कराई जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।